हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे काफी दिनों बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ का, जो कि हमारे चैनल का एक मेन कंटेंट है। मतलब हम आईपीओ के रिव्यू पर ज्यादा वीडियो डालते हैं, पर अभी पिछले एक महीने से कोई भी आईपीओ नहीं आया है। तो काफी दिनों बाद हमें 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच में एक नया आईपीओ देखने को मिलेगा, डीवीजी टॉर्क ट्रांसफर का आईपीओ, जिसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा सबसे पहले जानेंगे कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। फिर दोस्तों जानेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, इससे हमें पता चल पाएगा कि कंपनी क्या काम करती है, इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, या और उसके अलावा ये कंपनी अपने पीयर कंपटीटर्स से कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, महंगी है या सस्ती है। फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें, ताकि क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलते रहें और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो हाथों हाथ मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या है कि बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट अगर आपके खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 1-2 आईपीओस थे, काफी अच्छे आईपीओस भी थे, फिर भी उनकी जो लिस्टिंग है इतनी जबरदस्त नहीं देखने को मिली, जिसके कारण क्या है कि अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर 50 से 60 रुपए बता रहा है, पर वो सही नहीं है। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। और जब आज पहले दिन सब्सक्रिप्शन होगा पूरा, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि इसकी डिमांड कैसी है। उसके बाद क्या है कि ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड होना स्टार्ट होगी। अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो सही नहीं है। और बाकी दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूं कि ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख के सिर्फ अप्लाई नहीं करना है, बाकी सारी चीजें भी हमें देखनी है। और जैसे ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम आएगा तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रख लीजिए और बेल आइकन पर भी दबा के रख लीजिए। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, तो ये कंपनी जो है 1964 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब काफी पुरानी कंपनी है, काफी एक्सपीरियंस कंपनी है। तो ये कंपनी जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स डेवलप करने का काम करती है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मतलब जो ये व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं उसको ये डेवलप करती है, जिसके अंदर स्पेशली अगर बात करें तो ट्रांसमिशन सिस्टम है, गियर, क्लच, ये सारी चीजें और उनके कंपोनेंट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो गाड़ी के अंदर होता है इंजन और एक होते हैं व्हील। इंजन से पावर आता है तो व्हील के अंदर सप्लाई होता है, और उसके अलावा उसके बाद गाड़ी चलती है। तो इंजन और व्हील के बीच में जो भी सिस्टम होता है उसको ट्रांसमिशन सिस्टम बोलते हैं, जो क्या है कि व्हील को पावर सप्लाई करता है। जैसे इंजन से पावर जनरेट हुआ तो सीधा नहीं जाता व्हील के ऊपर, अगर सीधा चला जाएगा तो क्या है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। मतलब तो ये क्या करता है कि बैलेंस करता है स्पीड को, जिसके अंदर बीच में हमारा गियर सिस्टम भी लगा होता है। जैसे हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो पहला गियर लगाते हैं, और थोड़ी और ज्यादा बढ़ानी है तो दूसरा गियर लगाते हैं। तो ये सारा जो गियर्स वगैरह सिस्टम होते हैं, क्लच का सिस्टम है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाता है। इंजन और व्हील के बीच में जो भी ये सिस्टम होता है वो होता है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब मुझे लगता है आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों समझाना इसीलिए आसान हुआ क्योंकि मेरे भी इंजीनियरिंग की हुई है, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर ये सारी चीजें मेरे पढ़ी हुई है, तो थोड़ा आपको समझाने के अंदर आसानी हो गई। और उसके अलावा वैसे मैं सारी चीजें कंपनी के बारे में हर वीडियो के अंदर क्लियर करता हूं, जिसके कारण एक अनजान आदमी को भी ये समझ में आ जाता है कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो अब ये ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है इसके अंदर क्या रहता है कि गियर, क्लच और भी सारी जो असेंबली होती है ये ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आती है, और जिसके अंदर ये मैन्युफैक्चर करती है मैनुअल ट्रांसमिशन जो गियर्स वगैरह होते हैं। फिर ट्रांसफर केस 4 व्हील ड्राइव के लिए, 2 व्हील ड्राइव के लिए। 4 व्हील ड्राइव मतलब इंजन से चारों चक्के वो पावर जनरेट करते हैं, और 2 व्हील ड्राइव मतलब 2 चक्के जो होते हैं, मतलब 2 व्हील्स जो होते हैं उनके अंदर पावर होती है। फिर ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नई टेक्नोलॉजी है, उसका भी ट्रांसमिशन सिस्टम ये मैन्युफैक्चर और डेवलप करती है। और उसके अलावा इनके सारे जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं, छोटे मोटे कंपोनेंट्स, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। तो मतलब ट्रांसमिशन सिस्टम जो पूरा होता है इंजन और व्हील के बीच में, उसके सारे कंपोनेंट्स वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है। तो काफी बढ़िया काम है, डिमांडिंग काम है इसका।
और उसके अलावा इसके कस्टमर्स भी हैं इंडिया के अंदर, टाटा महिंद्रा जैसे बड़े कस्टमर्स हैं, और भी काफी सारी कंपनीज इंडिया के अंदर भी कस्टमर है, और उसके अलावा बाहर मतलब इंडिया के बाहर भी बॉग वार्नर वगैरह जैसे कस्टमर्स हैं इसके। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का काम बढ़िया है, डिमांडिंग काम है, पर सिर्फ कंपनी का काम हमें नहीं देखना है, अब आगे हमें इसकी फाइनेंशियल्स और इसकी वैल्यूएशंस वगैरह कैसी है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स देखें 2020 से लेकर 2022 तक पिछले 3 साल के, तो इसके एसेट्स लगातार बढ़े हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके रेवेन्यू की 2020 से लेकर 2022 तक, तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के अंदर भी पिछले 3 सालों से लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये भी थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसके लिए। फिर दोस्तों बात करें इसके नेटवर्थ की, नेटवर्थ साल दर साल बढ़ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर दोस्तों इसके पास रिजर्व जो सरप्लस कैश होता है, एक्स्ट्रा कैश, वो भी काफी अच्छा है। और उसके अलावा इसके ऊपर डेप्ट की अगर बात करें तो सिर्फ 50 लाख रुपए का डेप्ट है, और रिजर्व कैश अगर इसके पास देखें तो 342 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, तो इस हिसाब से लगभग ये डेप्ट फ्री कंपनी है, मतलब ये 50 लाख का डेप्ट, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल्स है। फिर बात करें दोस्तों इसकी वैल्यूएशंस की, मतलब इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देख लेते हैं इसके पीयर कंपटीटर्स के हिसाब से। तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 590 रुपए की ये प्राइस बैंड पर आ रहा है, तो 35.20 का निकल कर आता है। और 2022 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 241 करोड़ रुपए का। और बाकी जो इसकी कंपटीटर कंपनियां हैं जैसे सोना BLW, उसका पीए 28 फरवरी तक जो इसका पीए था 71 का, और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 2160 करोड़ रुपए का, मतलब डिविजी से 10 गुना ज्यादा सोना BLW रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका पीए 71 का है। फिर बॉश का जो पीए है 38.6 का। बॉश ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत ही जानी मानी कंपनी है, और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 12,180 करोड़ रुपए का, मतलब जो डीवीजी टॉर्क ट्रांसफर है उससे 60 गुना बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के अंदर। फिर दोस्तों सुंदरम फास्टनर्स, उसका पीई है 43.5 का, और उसका जो रेवेन्यू है 2022 के अंदर 4,940 करोड़ रुपए का, करीबन 24 से 25 गुना बड़ी कंपनी है डीवीजी से। अब देखिए पीई अगर देखें तो आंकड़े वाइज देखें तो सारे जो अभी कंपनियां लिस्टेड है दूसरी जो इसकी कंपटीटर कंपनीज, उनसे तो थोड़ा सा सस्ता नजर आ रहा है। पर देखिए दोस्तों हमें रेवेन्यू भी देखना है, सस्ता सिर्फ ये नहीं देखना है कि पी वाइज थोड़ी सस्ती दिख रही है, पर रेवेन्यू आप देखिए, रेवेन्यू भी 10 गुना कम जनरेट कर रही है अगर देखा जाए तो सोना BLW से, और बॉश से देखें तो 60 गुना कम रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सुंदरम फास्टनर से 24 से 25 गुना रेवेन्यू कम जनरेट कर रही है, और वैल्यूएशंस लगभग बॉश के बराबर मांग रही है। तो ये बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशंस है। और देखिए लिस्टिंग मिल जाए ना मिल जाए वो अलग चीज है, बाकी अभी वैल्यूएशंस काफी हाई है। और उसके अलावा जो इनके प्रमोटर हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, जिसके अंदर नंदन नीलेकणी जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर है, उन्होंने पिछले साल मतलब 1 साल के अंदर ही उन्होंने 125 के आसपास इनके शेयर्स को लिए थे, और अभी ये शेयर जो 1 साल के अंदर ही हमें 590 रुपए के अंदर ऑफर कर रहे हैं, मतलब सीधा 4 से 5 गुना वैल्यूएशंस ये मांग रहे हैं। 1 गुना 2 गुना मांगते तो ठीक होता, मतलब 125 में मान लो उनको सेल किए तो 200 रुपए तक मांगते या 300 रुपए तक मांगते तो एक फेयर वैल्यूएशन होती, पर 590 रुपए बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं पर प्राइस बैंड थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच में ओपन रहेगा, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 560 रुपए से लेकर 590 रुपए के बीच में। 25 शेयर का ये लॉट है, थोड़ा सा महंगा है। फिर दोस्तों बात करें इसके इश्यू साइज की, तो करीबन 412 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। फ्रेश इश्यू जिसके अंदर 180 करोड़ रुपए के हैं, जिसके अंदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और भी इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने के अंदर और कंपनी की ग्रोथ के अंदर ये 180 करोड़ रुपए काम आएंगे। बाकी लगभग 232 करोड़ रुपए के आसपास ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो प्रमोटर्स हैं, जो कुछ इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, वो अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, जिसके अंदर इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी भी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। और इसका मार्केट कैप लगभग होगा 1804 करोड़ रुपए का, और इसकी लिस्टिंग है 14 मार्च को। 14 मार्च को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा, और लिस्टिंग वाले दिन भी मेरा वीडियो आपको मिलता रहेगा और रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे ग्रे मार्केट के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर। अब मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करें या नहीं करें, फिर जानेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर देखें तो अभी तक इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम स्टार्ट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया भी है कि कुछ कुछ वेबसाइट पर 50 से 60 ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है, पर वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि पिछले 2 आईपीओस थे उनकी लिस्टिंग इतनी खास देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर दबाव है। आज अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता है, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा होता है, उसके बाद ग्रे मार्केट के अंदर हमें आंकड़े, जो एग्जैक्ट आंकड़े देखते हुए नजर आएंगे, तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि शाम को ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना होता है, या कल सुबह तक आपको अपडेट मिल जाएगा।
और बाकी देखिए दोस्तों, सिर्फ ग्रे मार्केट का प्रीमियम देख के अप्लाई नहीं करना, मैं आपको हमेशा कहता हूं, बाकी सारे फैक्टर्स भी देख के उसके बाद अप्लाई कीजिए। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करते हैं तो अपनी स्ट्रेटजी फिक्स रखिए, पहले ही दिन एग्जिट हो जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करते हैं तो वो भी अपनी स्ट्रेटजी फिक्स रखिए कि भाई ये और फ्यूचर के अंदर गिर सकता है तो मैं इसको एवरेज करने के लिए तैयार हूं, या जो भी, वो अपनी स्ट्रेटजी हमेशा माइंड में क्लियर रखिए। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले ही दिन एग्जिट हो जाइए, जितना भी लिस्टिंग गेंस मिले, भले लॉस मिले, एग्जिट हो जाना चाहिए। फिर दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। दोस्तों इसके पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो इसका सेक्टर काफी बढ़िया है, जो ये काम करती है ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलप करने का, तो डिमांडिंग काम है, काफी बढ़िया काम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी ये सारी चीजें डेवलप करती है, तो ये बढ़िया काम है, फ्यूचर के अंदर भी इसकी डिमांड रहेगी। फिर उसके अलावा इसके पास कस्टमर बेस काफी बढ़िया है, इंडिया के अंदर टाटा महिंद्रा जैसे कस्टमर्स हैं, और उसके अलावा बाहर भी, इंडिया के बाहर फॉरेन के अंदर भी इसके काफी कस्टमर्स हैं, तो ये बढ़िया बात है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, डेब्ट भी नहीं है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। फिर दोस्तों बात करें नेगेटिव पॉइंट की, नेगेटिव एक ही पॉइंट है, वो भी काफी इफेक्टिव पॉइंट है। इफेक्टिव ये है कि जो इसका प्राइस बैंड है वो काफी महंगी वैल्यूएशंस नजर आ रही है, जो प्राइस बैंड लेके आए हैं काफी महंगा प्राइस बैंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिछले जो इन्वेस्टर हैं नंदन नीलेकणी, उन्होंने भी 125 रुपए के आसपास पिछले साल के अंदर खरीदे थे, तो एक साल के अंदर ही 590 रुपए जैसी प्राइस, थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस। बाकी पीई वाइज भी हमने देखा थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशंस नजर आ रही है, तो ये था इसका नेगेटिव पॉइंट। बाकी ओवरऑल कंपनी बढ़िया है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में अभी भी मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर के अंदर थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है, करेक्ट मतलब थोड़ा बहुत और गिरावट हो सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करें तो इस बात के लिए तैयार रहें कि थोड़ा बहुत अगर गिरावट होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं और एवरेज करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब स्ट्रेटजी फिक्स रखें, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। लॉन्ग टर्म सिर्फ 5 महीने 6 महीने या साल भर नहीं होता, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखें तो 3 साल 4 साल 5 साल, मिनिमम 3 साल तो होने ही चाहिए, वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी नहीं है तो उसके बारे में सोचिए ही मत। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मतलब, तो उसका डिमांड देखिए कि सब्सक्रिप्शन कैसा मिल रहा है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा चल रहा है, वो डिमांड देखिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए। तो और पहले ही दिन एग्जिट हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि बाद में आपकी स्ट्रेटजी नहीं रहेगी कि हमें क्या करना है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप घबराते रहोगे। अभी 1-2 आईपीओ में भी देखने को मिला है, काफी लोगों ने डीसीएक्स में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया पर फिर भी सेल नहीं किया, अब गिर गया है तो अब लोग घबरा रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो इसीलिए स्ट्रेटजी हमेशा फिक्स रखें। और अब पहले जो ये रिटर्न मिलते थे, कोविड वाले टाइम जो रिटर्न मिले थे, अब ये रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोविड वाले टाइम क्या है कि मार्केट एकदम से डाउन आ गया था, फिर रिकवर हो रहा था। रिकवर के टाइम क्या है कि सारे शेयरों को अच्छे रिटर्न मिल रहे थे। अब मार्केट स्टेबल है, स्टेबल टाइम में बहुत कम रिटर्न मिलता है। तो जो कोविड वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या आदत हो गई थी कि फटाफट रिटर्न मिलने की, और फटाफट किसी में भी पैसा डालो तो बहुत पैसा बन जाता, दुगुना हो जाता, तिगुना। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा अगर आईपीओ आएगा, बहुत ही बम्पर आईपीओ आएगा, तो उसके अंदर हमें 30 से 40% भी अगर प्रॉफिट मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। दुगुना होने का अब जो ख्वाब है वो अब थोड़े से मुश्किल नजर आ रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा कर रख लीजिए, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और बाकी मैं फाइनल डिसीजन पर भी वीडियो आपको दे दूंगा, तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और शाम को सब्सक्रिप्शन पर भी अपडेट दे दूंगा।